नया साल नई शुरुआत में आपका फिर से स्वागत है। हमने बात की शेयर बाजार की, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में पैसे लगाना चाहते हैं तो किन फंड्स का आपको चुनाव करना चाहिए? वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपकी मदद करने के लिए। हेमंत, स्वागत है आपका। यहां पर हमने ये देखा है एक ट्रेंड लगातार कि ज्यादातर जो इक्विटी फंड्स हैं वो अपने बेंचमार्क को यानी निफ्टी को अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। तो क्या आपको लगता है बेहतर होगा कि एक इंडेक्स फंड का चुनाव 2013 में किया जाए? नहीं प्रदीप, मुझे लगता है कि अगर आप एवरेज रिटर्न देखें तो शायद हो सकता है कि वहां पे कुछ कैटेगरीज में बेंचमार्क को बीट नहीं किया हो। बट अगर किसी भी कैटेगरी में अगर आप फंड सिलेक्शन आप सही करें तो आप देखेंगे अगर आप पिछले 1 साल में या 3 साल में या 5 साल में कोई भी पीरियड की आप रिटर्न लेंगे तो जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड्स हैं उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो आई थिंक काफी सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। और मुझे लगता है कि अगर आपको सही मायने में किसी की परफॉर्मेंस देखनी है तो आपको पीयर ग्रुप जो उसी कैटेगरी के जो फंड है उनकी एवरेज के सामने अगर आप उसको नापेंगे तो मुझे लगता है सही आपको ऑप्शन मिलेगी। जो इंडेक्स फंड है ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है डेफिनेटली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक फायदा ये है कि एक तो आपको पता है कि फंड मैनेजर कौन से फंड्स में कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर वो BSE 30 है या फिर निफ्टी 50 है, आपको मालूम है कौन से स्टॉक हैं, कितने प्रोपोर्शन में होगा, और आपको ट्रैक करना भी आसान है क्योंकि जिस तरीके से इंडेक्स जो है मूव होता है तो उस हिसाब से मूव होगा। लेकिन उसमें एक ही बात है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मेरा ये मानना है कि आपकी जो कोशिश रहनी चाहिए कि आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट को बीट कर सकें। तो आप इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये मान रहे हैं कि आपको सिर्फ मार्केट रिटर्न चाहिए, मार्केट से बेहतर रिटर्न नहीं चाहिए। तो दोनों के एक्चुअली प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं और किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्कुल हेमंत, गुड मॉर्निंग। लेकिन जैसे आपने कहा जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? कौन से ऐसे फंड्स आप उनके लिए चुनेंगे जो वो 2013 में जिनमें निवेश करें? देखिए, इसलिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी फंड चुने, अगर हम स्पेशली अगर इक्विटी की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि पहले वो अपने थोड़ा एसेट एलोकेशन पे थोड़ा ध्यान दें। काफी बार देखा गया इन्वेस्टर्स जो हैं, अगर मान लीजिए मार्केट अच्छा कर रहा है तो सडनली उनका रुझान जो है वो इक्विटी फंड्स की तरफ आता है। वो कोशिश करते हैं कि चलिए जितना पैसा हम इक्विटी में डाल सकें। हालांकि पिछले अगर हम 1 साल में देखें तो हर लेवल पे इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला है, बट एक समय हर बार हमने देखा ऐसा आता है जब इन्वेस्टर जो है इक्विटी में एंटर करना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले इन्वेस्टर्स को ये देखना है कि हमें अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कितना पैसा हमें इक्विटी फंड्स में डालना है। उसके बाद ही आप फंड सिलेक्शन पे जाएं, आप सीधा फंड सिलेक्शन पे ना जाएं। एक बार आपने डिसाइड कर लीजिए, मान लीजिए कि आप 100 रुपए में से आप 30, 40 या 50 रुपए आप जो पैसा जो है वो इक्विटी में डालना चाहते हैं, तो मुझे लगता है अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स पे होनी चाहिए। जो बहुत एग्रेसिव फंड्स होते हैं जैसे प्योर मिड कैप में हो गए या फिर बहुत ज्यादा जो सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड्स हैं, उनको शुरुआती दौर में आप उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें। तो कुछ एक फंड है जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे एक ICICI फोकस ब्लू चिप फंड है। जैसे ये एक फंड ऐसा है जो प्योर, जैसा नाम बताता है कि ओनली ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनकी जो होल्डिंग है वो कंसंट्रेटेड है, यानी 25 या 26 स्टॉक रहते हैं। एक वो फंड को देख सकते हैं। एक मिड कैप, लार्ज कैप या मल्टी कैप जैसा फंड जो है वहां पे HDFC इक्विटी को देखा जा सकता है। ये फंड का बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और इसकी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी रही है पिछले 15, 16, 17 साल के अंदर जो इसके एग्जिस्टेंस है, ये देख सकते हैं। और मिड कैप में जैसा मैंने कहा आप डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि एलोकेशन बहुत ज्यादा ना हो। उस कैटेगरी में आप एक रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, ये भी एक काफी अच्छा फंड है। और एक मल्टी कैप में एक और फंड बोल रहा हूं, कैनरा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड भी यहाँ पे देखा जा सकता है। तो इस तरह के जो फंड है, मुझे जैसे ये वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, सिर्फ जरूरत इतना है कि मुझे लगता है शुरुआत करें तो 60% जो है वो लार्ज कैप में जाना चाहिए, 40% करीब मिड कैप में जाना चाहिए। इस तरह से एलोकेशन करें तो मुझे लगता है बिल्कुल सही तरीका रहेगा। ओके हेमंत, फिर आपकी राय में क्या ये एक समझदारी का कदम होगा कि आप अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड स्कीम में है वहां से निकल के डायरेक्ट प्लान में जाएं? देखिए प्रदीप, ये तो साफ है कि बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट प्लान बनाने का वो ये है कि जो इन्वेस्टर्स समझते हैं कि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाते हैं तो उनको उसका कुछ फायदा होना चाहिए, वो एक्सपेंसेस वहां पे थोड़े कम होने चाहिए। इनफैक्ट इससे पहले भी इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उनको जो एक्सपेंसेस थे वो बिल्कुल उतने ही। उससे क्या होगा कि अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होगा, जो डिफरेंस जो होगा वो सिर्फ उतना होगा जितना जो रनिंग एक्सपेंसेस में जो
कमीशन के लिए किया जाता था। वो 30 पैसा भी हो सकता है, 50 पैसा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा फंड कितना पैसा अपने एक्सपेंसेस में से कमीशन के लिए चार्ज कर रहे थे। जहां तक इन्वेस्टर का सवाल है, मुझे लगता है अगर कोई इन्वेस्टर को इतनी समझ है कि वो अपने आप डिसीजन ले सकें, उसको मॉनिटर कर सकें, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड एक काफी सिंपल ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करना शायद उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हर एसेट क्लास में बहुत सारे फंड हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं फंड सिलेक्शन के। तो अगर इन्वेस्टर को लगता है कि वो फंड सिलेक्शन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और जितनी भी सर्विस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो फॉर्म भरना हो, चाहे वो कुछ सर्विस रिक्वेस्ट हो, वो उनको खुद करना है। और जैसा मैंने पहले कहा, मॉनिटरिंग भी खुद आपको करना है। मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है मुझे कि काफी टाइम इन्वेस्टर्स को आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफी इन्वेस्टर जो है थोड़े लेजी रहते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कब करेंगे, क्या इसमें करेंगे या वहां करेंगे, वो कंफ्यूजन बनी रहती है। और पुश करने पे ही जब 2 बार एडवाइजर का कॉल आता है कि आज चेक भेज दीजिए, तो लोग चेक भेजते हैं। ये बात सही है। लेकिन चलिए, कुछ एक दर्शक हमारे साथ इसी पर जानकारी लेने के लिए जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं अकोला। हमारे साथ डीपी पवित्रकर साहब हैं। मिस्टर पवित्रकर, बताइए। मेरा कहना यह है कि मेरे पास में कुछ एग्जिस्टिंग एफएम है। ओके। उसमें मेरे पास में जो नॉन परफॉर्म नहीं कर रहे, वो मुझे अगर दूसरे इसमें स्विच करना है उनको, तो मुझे एग्जिट लोड लगेगा या नहीं लगेगा? हेमंत, देखिए डिपेंड करता है आप कौन से फंड में है और कितने समय से आप उस फंड में इन्वेस्टेड है। ज्यादातर देखा गया है कि जो इक्विटी फंड्स हैं या जो डेट फंड भी रहते हैं, करीब 1 साल तक अगर आप उस फंड में से निकालें तो उनके एग्जिट लोड रहते हैं। अगर आपने वो पीरियड खत्म कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो आपको वहां से रिडीम करने में कोई भी आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये एग्जिट लोड जो भी, अगर आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि कितने समय तक आपको कितना एग्जिट लोड लगेगा। तो एक बार उसको देख लें, और अगर आप कन्विंस हैं कि आप जिस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो फंड अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तभी आप डिसीजन लीजिए वहां से। जहां तक एग्जिट लोड का सवाल है, जैसा मैंने कहा, आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपकी हर इंस्टॉलमेंट को, अगर 1 साल में एग्जिट लोड है, तो हर इंस्टॉलमेंट को 1 साल कंप्लीट करना होगा। आप स्टार्टिंग डेट से मत जाइएगा। ये ध्यान रखिए कि हर इंस्टॉलमेंट ने 1 साल कंप्लीट किया हो, उसके बाद ही आप वहां से एग्जिट कीजिए। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपने किसी फंड सिलेक्शन ऐसा किया है जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी बहुत एग्रेसिव फंड में पैसा डाल दिया, बाद में हमको रियलाइज हेमंत, ये चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। वक्त इस वक्त थोड़ा कम है। जो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं उस पर अगर वापस आए कि आखिर क्या वजह है कि फंड हाउसेस रोक रहे हैं लोगों को डायरेक्ट प्लान में स्विच करने से? नहीं प्रदीप, मुझे लगता नहीं। देखिए, जो भी एग्जिट लोड लगता है वो पहले से अनाउंस होता है। जी, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि 180 दिन तक के लिए जो 1% एग्जिट लोड था, उसको बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। तो ये डिसइंसेंटिवाइज तो किया ही जा रहा है। देखिए, वो फिर सबके लिए होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आप सिर्फ अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर प्लान से अगर डायरेक्ट प्लान में आ रहे हैं तब होगा, क्योंकि सेबी के रूल्स बहुत क्लियर हैं। एक तो ये कि एग्जिट लोड सब कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर के लिए सेम होना चाहिए। आप अलग अलग एग्जिट लोड नहीं लगा सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा ये सही है कि सिर्फ एक ही प्लान में आप कन्वर्ट करेंगे तभी आपका एग्जिट लोड लगेगा। अगर कहीं पे चेंज हुआ है तो वो दोनों ही प्लान के लिए होगा, एक प्लान के लिए ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो ये एग्जिट लो दोनों प्लान पर लागू होगा, ये वन वे नहीं होगा, जैसे हेमंत ने बताया। ये तो एक बात म्यूचुअल फंड्स की, लेकिन म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से भी बड़ा बाजार कमोडिटी का है। तो अगर आपकी दिलचस्पी नए साल में इस बाजार में भी पैर रखने की है, तो हम आपको बताएंगे कि किन कमोडिटीज में आपको करनी चाहिए नए साल की शुभ शुरुआत। बने रहिए हमारे